नमस्कार। रिजल्ट से ठीक एक रात पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने आप में कई सवाल छोड़कर चली गई। जो चुनाव आयोग पर सत्ता पक्ष के साथ खड़े रहने के आरोप लगे, वो आज कई सवालों के जवाब दिए बिना चली गई। तो आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। रिजल्ट से ठीक एक रात पहले क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ गोदी मीडिया ने फर्जी एग्जिट पोल से जो प्रपंच रचा, उस पर भी बात करेंगे और चुनाव आयोग पर तो बात करेंगे ही करेंगे। डॉक्टर राकेश पाठक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश धन्यवाद सर, प्रिया जी। चुनाव आयोग ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्या इस चुनाव में जिस तरीके से चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठे, क्या इस कारण उन्हें आज रिजल्ट से ठीक एक रात पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन देश के सामने बहुत सारे सवाल थे जो चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर उठ रहे थे। जब से चुनाव शुरू हुआ, और ये चुनाव क्यों, इससे पहले पिछले 4-5 सालों में जितने विधानसभा चुनाव हुए हैं, लगभग हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता रहा है कि चुनाव आयोग की भूमिका सवालों के घेरे में रही है। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या हासिल हुआ चुनाव आयोग को? नंबर एक, न तो उन्होंने सारे सवालों के जवाब दिए, कुछ अधूरे थे और कुछ के जवाब उन्होंने दिए ही नहीं। दूसरी तरफ मीडिया से भी एक सवाल करने की जरूरत है, क्या उसने सचमुच वे सवाल किए जो किए जाने चाहिए थे? अगर प्रज्ञा मिश्रा जी वहां होती या डॉक्टर राकेश पाठक वहां होते, तो क्या कुछ और सवाल नहीं बनते? ये भी हो सकता है कि चिन्हित करके चीन चीन कर तय कर लिया गया हो कि किनको सवाल पूछने का अवसर देना है, जिनसे मन माफिक सवाल आ सकते थे। अब अगर हम जरूरी मुद्दों पर बात कर लें, जैसे बहुत महत्वपूर्ण विषय कल से कांग्रेस ने उठाया था कि जो डाक मतपत्र हैं उनकी गिनती पहले होनी चाहिए। हाँ। एक समय था जब सिर्फ सरकारी कर्मचारी डाक मतपत्र डालते थे, के जरिए मताधिकार का प्रयोग करते थे, लेकिन अब तो उसमें बुजुर्ग लोग हैं, अशक्त लोग हैं, निशक्त लोग हैं और 2-3 अलग कैटेगरी। यानी डाक मतपत्रों की संख्या इतनी जरूर हो गई है कि कहीं अगर बिल्कुल कांटे का मुकाबला 1500 का अंतर आ रहा है, तो आप आखिर में डाक मतपत्रों की गिनती बता दें और परिणाम में हेराफेरी कर सकते हैं। इस सवाल पर उन्होंने अधूरा उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो व्यवस्था थी वो है, मतों की गिनती तो एक साथ शुरू होगी, डाक मतपत्र भी और ईवीएम भी। लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि डाक मतपत्रों की गिनती घोषित की जाती है साथ साथ। इसका उत्तर आप दोबारा सुन लीजिए ध्यान से। राजीव कुमार ने ये नहीं कहा कि डाक मतपत्र पहले गिने जाएंगे और पहले घोषित होंगे। उन्होंने कहा गिनती एक साथ चलेगी। यानी इस बारे में चुनाव आयोग अब तक जनता को अंधेरे में रखे है कि डाक मतपत्रों की गिनती के साथ साथ उसकी घोषणा होगी। हमने कवर किए हैं चुनाव, मतगणना में रात रात भर हम लोग बैठे हैं। जैसे ही डाक मतपत्र खुलते हैं सबसे पहले बता दिए जाते हैं, अनाउंसमेंट होता है, माइक पर बताता है रिटर्निंग ऑफिसर। हम लोग भी चैनलों पर देखते रहे हैं, सबसे पहले कैसी खबरें चलती हैं, डाक मतपत्र में बीजेपी आ गई या कांग्रेस आ गई, जो भी है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उससे अभी तक ये लगता था कि सरकारी कर्मचारियों का रुझान उससे सामने आता था, लेकिन अब सारे सरकारी कर्मचारी नहीं होंगे उसमें। एक दूसरे उनसे जो सवाल पूछे गए जिनके उन्होंने अधूरे उत्तर दिए, जैसे उनसे पूछा गया कि धार्मिक भाषणबाजी हुई थी, उस पर आपका कहना है, उसका तो उत्तर ही नहीं दिया उन्होंने, कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। दूसरे ऐसा लग रहा था कि जैसे कहीं से उनको कोई टूल किट दी गई थी, कोई उन्हें ब्रीफ किया गया था कि आपको ये कहना है, सत्ता के पक्ष में बात करनी है। एक तरह से देखा जाए तो आज चुनाव आयोग केंद्र सरकार का रखवाला बनकर आया था, उसकी ढाल बनकर खड़ा। जैसे जयराम रमेश ने एक आरोप लगाया कि गृह मंत्री कलेक्टरों को फोन कर रहे हैं, 150 कलेक्टरों को फोन किया। वे इतने तैश में थे राजीव कुमार जी कि वे कह रहे थे हमें नाम बताइए, सबूत दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। पहली बात तो है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। ये जिम्मेदारी अमित शाह की थी, केंद्र सरकार की थी, गृह मंत्रालय की थी। वो इसका खंडन करता, वो कहता नहीं अमित शाह ने कोई फोन नहीं किया कलेक्टरों को, किसी को भी। लेकिन ढाल कौन बनकर आ गया? राजीव कुमार, देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। सबूत चाहिए होते हैं तो नरेंद्र मोदी ने जितने आरोप लगाए, क्या राजीव कुमार ने कहा कि सबूत दें?
जैसे नरेंद्र मोदी बिल्कुल। अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बने, पाकिस्तान से मदद दी जा रही है सीमा पार से। सीमा पार की बात उन्होंने कही, उनसे भी पूछा जा सकता है आपके पास क्या सबूत है। आज हम्म। उन्होंने कहा कि बॉर्डर की तरफ से कि वहां बाहर से कुछ चीजें हो रही थी, हमने उसे रोक दिया। तो रोक देश दिया। जानना चाहता है ना, देश जानना चाहता है ना आपके पास क्या सबूत है कि क्या सर, हो ये रहा था आपको और आपने क्या रोका। ऐसा नहीं लग रहा कि मोदी जी की कुछ कुछ भाषा कहीं दिखाई दे रही थी कि हमने जो है वॉर रुकवा दी, और मैं इतनी इतनी किलो भर गालियां खाता हूँ। आज राजीव कुमार जी ने भी ये बात कही है कि हमारे पर बड़े देखिए, इल्जाम लगाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वे एक तरह से एक तो अपनी पीठ थपथपाने आए थे, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने आए थे। भाई शांतिपूर्ण मतदान हुआ है तो आपने कोई एहसान नहीं किया, आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी है। वे हम्म। मतदान केंद्रों की संख्या बता रहे थे, मतदाताओं की संख्या बता रहे थे, ठीक है, ये स्वाभाविक बात है। इसमें आपने क्या तीर मार लिया। दूसरे खुद को विक्टिम बताने की कोशिश की कि मैंने हमारे जी। हमारे खिलाफ नैरेटिव बनता रहा हाँ, और अपनी हमें ट्रोल विफलताएं भी किया गया। हमें ट्रोल यस। किया गया, अपनी विफलताएं भी स्वीकार की। अब उस पर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण, हाँ। जिसे उन्होंने ये कहा कि हमने लर्निंग की, हमने सबक सीखा है। हम्म। नंबर एक, उन्होंने सबक बताया कि चुनाव 1 महीने पहले खत्म हो जाने चाहिए थे। तो श्रीमान राजीव कुमार जी, ये बात तो प्रज्ञा मिश्रा जी महीनों पहले से कह रही थी। ये बात तो हमारे आपके जैसे लोग, तमाम सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, बिल्कुल। पत्रकार, निर्वाचन के विशेषज्ञ, भूतपूर्व चुनाव अधिकारी, ये बात आपको तब नहीं मालूम थी जब कार्यक्रम घोषित किया था। क्या भारत में अचानक गर्मी पड़ने लगी मई जून में? सर, मई इससे जून पहले की नहीं गर्मी पड़ती। तो इनको, हाँ बिल्कुल सही बात है, इनको मई जून की गर्मी पहले से नहीं पता थी क्या? आज बता रहे हमारी पहली लर्निंग है। आज बता रहे हैं पहली लर्निंग है। अब मेरा सवाल ये है कि आपकी इस भूल से आपने जो पाठ सीखा, इसकी कीमत जिन लोगों ने चुकाई है, उत्तर प्रदेश के वे होमगार्ड के जवान जो लू लपट में मर गए, और तमाम कर्मचारी, चुनाव की प्रक्रिया में लगे हुए बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता, कितने लोग जिनकी गिनती हमारे सामने नहीं होगी। क्योंकि बिल्कुल। देखिए, जो ड्यूटी कर रहे थे वो तो ऑफिशियल उसमें थे कि होमगार्ड के जवान थे, या पीठासीन अधिकारी था, या कोई मतदान अधिकारी क्रमांक 1 2 3 था। लेकिन जो सामान्य कार्यकर्ता चुनाव के इस दौर में लू लपट से मर गया होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने तो लर्निंग कर ली, वो तो जान से चला गया। परिवारों की क्या स्थिति होगी उन लोगों की। तो निर्वाचन आयुक्त, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने गुनाहों से बरी नहीं हो सकते। उन्होंने देश के साथ खिलवाड़ किया है। दूसरी बात, उन्होंने कई तरह से धमकाया भी है। जैसे विपक्ष मतगणना में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पहले से जो कुछ प्रोएक्टिव होकर काम कर रहा है, विपक्ष ने जो अपनी बातें रखी हैं, तो आपको उनके जवाब देना चाहिए। आप धमका कैसे रहे? तो मेरा ऐसा मानना है कि निर्वाचन आयोग जो अपनी साख खो चुका है, और जिसका प्रमाण और भी है, ये सिर्फ मेरा और आपका आरोप नहीं है। जी। सीएसडीएस ने कुछ महीने पहले एक सर्वे कराया था। सर्वे में ये आया था कि भारत के निर्वाचन आयोग की साख, उस पर भरोसा कितना बचा है। 2019 में ऐसा ही एक सर्वे हुआ था। तब देश के 51% लोगों को, वोटर्स को, नागरिकों को चुनाव आयोग पर भरोसा था। वो भरोसा घटकर 28% रह गया है। हमारे दर्शक दोबारा सुन लें, इस देश के, इस महादेश के सिर्फ 28% लोग, यानी 100 में से 28 लोग ही मानते हैं कि चुनाव आयोग ठीक काम कर रहा है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। शेष 72% लोग उस पर विश्वास नहीं करते, यानी पासिंग मार्क्स भी प्राप्त नहीं किए। अब तो फेल हो गए, 33 नंबर आ जाते तो समझ सकते थे पास कर दिया जनता ने। आपको तो 28 नंबर मिले हैं 100 में से। इसका मतलब यह है कि पिछले कुछ सालों में आपने ऐसे काम किया है, ऐसा काम किया है जो सरकार के पिट्ठू के रोल में है। मैं जो शुरू से कहता रहा हूं, चुनाव आयोग सरकार के शूटर के रूप में काम कर रहा है। आज भी वो उसी भूमिका में था। सर, उसकी चुनाव आयोग से बोली, एक उसके सवाल मुहावरे। जी। और पूछा गया कि मतदान के दौरान आप कहाँ लापता हो गए थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम लापता नहीं हुए थे, हम सारे सवालों के जवाब दे रहे थे। इस पर क्या कब कहेंगे? जवाब दिए? उन्होंने कब जवाब दिए? जवाब चाहिए था कि पहले और दूसरे चरण के मतदान के बाद देश को प्रतिशत जानना था, आंकड़े जानने थे। आपने 10 दिन लगा लिए। कहाँ जवाब दे रहे थे तब? जवाब दिया उन 10 दिनों में क्या? ध्रुवीकरण पर कोई जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री ध्रुवीकरण, नरेंद्र मोदी ने ऐसी ऐसी बात कही जिससे पूरा देश शर्मिंदा हो गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
चुनाव मैं आयोग उसी का? पर आने वाला था। चुनाव आयोग का सवाल जवाब तो तब आता जब हमारे आपके कोई साथी सवाल पूछते। क्या ध्रुवीकरण का तो पूछा गया था, धार्मिक बयानों का, लेकिन हेट स्पीच को लेकर सीधे पूछा जाना था ना कि हेट स्पीच को लेकर कितनी शिकायतें आपको मिली थी, हाँ। उन शिकायतों में से आपने कितनी पार्टियों को, किन किन नेताओं को नोटिस दिया, क्या कार्यवाही की। गिनती के एक दो लोगों पर प्रतिबंध लगा था 24 घंटे का प्रचार करने के लिए। नरेंद्र मोदी को लेकर जो शिकायतें थी उसका नोटिस किसके पते पर गया? जेपी नड्डा के पते पर। यानी गाय पर बस नहीं चल रहा तो बछिया के आप कान उमेट रहे हैं। नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखने की हिम्मत नहीं पड़ी आपकी। और एक तुर्रा देखिए प्रज्ञा जी, बड़ा सीना ठोक कर कह रहे हैं कि हमने सबकी जांच की, सबके हेलीकॉप्टरों को जांचा परखा। किसी पत्रकार ने प्रति प्रश्न नहीं किया, काउंटर क्वेश्चन नहीं किया कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर तो तलाशे, ठीक किया, बिल्कुल आपको अधिकार है। कोई प्रश्न खड़े होकर यह तो पूछता, क्या आपने नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर या विशेष विमान की जांच की थी? क्या आपने अमित शाह के हेलीकॉप्टर की जांच की थी? मेरा इसमें एक और सवाल है, अगर जांच कोई करता तो उसका वही असर होता जिस तरह से करीब 3-4 साल पहले किसी चुनाव में, शायद पश्चिम बंगाल या किसी राज्य के चुनाव में, एक कलेक्टर ने नरेंद्र मोदी के विशेष विमान से उतरे सामान की जांच कर ली थी, अगले दिन उसका तबादला हो गया था। ऐसे काम कर रहा है निर्वाचन आयोग हमारा। तो बता देना नौकरी भी तो निर्वाचन बचानी आयोग है एक आध, सर, नौकरी भी तो उन्होंने दिया है ना, नौकरी मालिक भी के प्रति वफादार है। बिल्कुल, तो एक आध तस्वीर तो दिखा देते हैं कि ये मोदी जी का हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज है, हमने इसकी जांच की थी, और हुई जांच हुई होती तो हमने तस्वीरें भी देखी होती, हमें तो नहीं दिखा। तो जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपके मीम भी बनेंगे, आपकी ईसीआई लिखकर रिप भी लिखा जाएगा, आरआईपी, रेस्ट इन पीस, आपको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी, क्योंकि आप अपने दिए गए दायित्व को पूरा नहीं कर रहे थे। आप सरकार के गठबंधन में शामिल एक पार्टी बन गए थे। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पूरी तरह से उसी रूप में थी। उनका बोलने का तरीका, उनके मुहावरे, उनकी शेरो शायरी बिल्कुल ऐसी थी जैसे नरेंद्र मोदी की होती है। जी बिल्कुल सर, हमने एक चीज और देखी, अगर हम एग्जिट पोल पर आ जाते हैं सर, कुछ जी। सीटों पर, इन एग्जिट पोल्स में कुछ सीटों पर कुल सीटों से ज्यादा सीटें दे दी गई हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? मतलब जैसे देखिए, हम हरियाणा देख लें, हम हिमाचल प्रदेश देख लें, हम बिहार देख लें, तमिलनाडु भी देख लीजिए, कांग्रेस 9 सीटों पर लड़ रही है, एग्जिट पोल 15 सीटों पर जिता रहे हैं। तो राजस्थान में ये कुल 25 हाँ, कुल 25 सीटें हैं, 33 सीटों पर एनडीए को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, वहां सीटें ही 25 है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, 16 पर जीतता हुआ दिखा रहे हैं एनडीए को। हिमाचल प्रदेश में 6 सीटें हैं, वहां 6 से 8 सीटों पर जीतता हुआ दिखा रहे हैं। मेरा इसमें एक दो प्रश्न और हैं जो मैं तो सर ये लगातार 2 दिन से चैनलों में ये जो हमने इस तरह के एग्जिट पोल देखे कि कुल से ज्यादा सीटें दे रहे हैं भैया एनडीए को, महामानव के चरणों में एकदम दंडवत हैं, तो सर इनके एग्जिट पोल करने का मतलब क्या है? और वाकई इनके एग्जिट पोल की कोई साख है? कोई विश्वास करेगा ऐसे एग्जिट पोल पर? देखिए, कोई विश्वास करे या ना करे, मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से पेन ड्राइव में सारे चैनलों को बना बनाया एक एग्जिट पोल मिला, और ये कहा गया होगा 5-10 सीटें ऊपर नीचे करके, 2-4 सीटें ऊपर नीचे करके आप सब लोगों को दिखाना है। हुक्म की तामील कर दी सारे चैनलों ने। कौन कैसे विश्वास करेगा जब इतनी सारी गड़बड़ियां 12 घंटे के अंदर ही सामने आ गई? मेरा तो सीधा सवाल है कि अगर प्रदीप गुप्ता जी एक्सेस माई इंडिया और आज तक ये दावा करता है, चित्रा त्रिपाठी ने भी अभी ट्वीट किया, सुबह मैंने उनसे भी सवाल पूछा कि हमने 543 सीटों पर एग्जिट पोल का सर्वे किया। मेरा सवाल यह है कि सूरत में भी किया था? सूरत में तो मतदान ही नहीं हुआ था, सूरत में तो पोलिंग बूथ नहीं बने थे, तो आपने अपने सर्वेयर वहां भी भेजे थे क्या? वहां कोई भूत प्रेत बैठे थे वोट डलवाने के लिए, और वोट डाल कर निकलने वाले भूत प्रेत थे क्या? उनसे आपने पूछ लिया? खजुराहो और इंदौर में भी एग्जिट पोल की जरूरत बची थी क्या? तो इनके सारे दावे हवा हवाई हैं। और एक इसमें थोड़ा सा तकनीकी पक्ष भी जोड़ना चाहता हूं। 31 मई से पहले, 31 मई की शाम तक या दोपहर तक, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज चुनावी विशेषज्ञ बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर बता रहे थे, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन की। कोई 272 देने को तैयार नहीं था। प्रदीप गुप्ता कह रहे थे किसी राज्य में किसी की लहर है, किसी राज्य में किसी और की लहर है, एक लहर दूसरी लहर को काट रही है।
पूरी पैन इंडिया किसी की लहर नहीं है, देशव्यापी कोई ऐसी लहर नहीं चल रही है। ये भी स्वीकार कर रहे थे बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा है। 31 मई तक, 1 जून को मतदान खत्म हुआ 7वें चरण का शाम को 5:30 बजे। यद्यपि नियमानुसार तो उस वक्त भी खत्म नहीं हुआ होगा, जो लोग कतार में लग गए होंगे, मतदान केंद्र की परिधि में होंगे, उन्हें टोकन मिल चुके होंगे और वो रात को 8 बजे 9 बजे तक वोट डाल रहे होंगे। 57 सीटों में कई जगह ऐसा हुआ होगा 6-7 बजे तक 8 बजे तक मतदान चला होगा। कतई इसमें बुरी बात नहीं है, गलत नहीं है, लेकिन आपने तो 6:30 बजे एग्जिट पोल दिखाना भी शुरू कर दिया। सागरिका घोष टीएमसी की सांसद है, उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ तो 9 सीटों पर मतदान चल रहा था शाम को 6:30-7 बजे तक। तो आपके आंकड़े कैसे सही हो सकते हैं? क्या आपने इन 57 सीटों को शामिल नहीं किया था अपने एग्जिट पोल में, या इन पूरी 57 सीटों पर बीजेपी को जीता हुआ मान लिया था पहले से, आपको आंकड़ों की जरूरत ही नहीं थी? या आपने होटल के कमरों में, दफ्तरों में बैठकर, कंप्यूटर पर एग्जिट पोल बना लिया, जैसा जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। इन एग्जिट पोल के लिए मेरा एक ही शब्द है, जो हुक्म सरकारी वही बने तरकारी। उन्होंने बनाकर पेश कर दी। अब सवाल यह है कि क्या जनता इस पर भरोसा करेगी? तो जनता की तो छोड़ दीजिए, बीजेपी के खुद के लोगों को विश्वास नहीं है कि ये एग्जिट पोल जैसे ही नतीजे आने वाले हैं। क्या आपको वैसा उत्साह दिखा सोशल मीडिया पर? भाजपा कार्यकर्ताओं में, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर सज रहे हैं, दुल्हन बन रहे हैं, कांग्रेस कार्यालय सज रहे हैं, दिख नहीं रहा। इधर तो सूत्र से खबरें चल रही हैं। बस सूत्र से चल रही है कि मोदी जी ने शपथ की तैयारी कर ली है, 100 दिन का रोड मैप तैयार कर लिया है, मीटिंगें ले रहे हैं। अरे भाई, गिनती तो पूरी हो जाने दीजिए, गिनती शुरू तो हो जाने दीजिए। कल आप 10 बजे कर लेना शपथ की तैयारी, हमें कोई ऐतराज नहीं। और जो भी जनादेश होगा सबको स्वीकार करना होगा। बीजेपी को 400 नहीं 500 सीटें आ जाए, हमें और आपको क्या ऐतराज? सही बात पर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। सर, लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर ये आंकड़े इतने ही सही होते तो चुनाव आयोग को इस बार सुरक्षा और ज्यादा बढ़ानी नहीं पड़ती। मुझे ऐसा लग रहा है उसके पीछे कुछ ऐसे बयान भी हैं जो एग्जिट पोल आने के बाद से आए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में एक प्रत्याशी ने कहा है कि अगर मतगणना में गड़बड़ी हुई तो या तो मेरी लाश काउंटिंग सेंटर के बाहर आएगी, या कलेक्टर की या डीएम की, जो भी अधिकारी होगा गड़बड़ी करेगा उसकी लाश बाहर आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है कि लोग अब इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, इतने ज्यादा बेचैन हैं सरकार को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, जिला प्रशासन को लेकर, तमाम जगहों के, हर जगह नहीं होंगे ऐसे डीएम और कलेक्टर्स कि जो सरकार के इशारे पर ही काम करेंगे, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है। इसलिए विपक्ष ने जो तैयारी की है, इसी तरह बिहार में से बयान आए, बिहार में राजद के कार्यकर्ताओं के, नेताओं के सोशल मीडिया पर इस तरह के बयान आ रहे हैं कि जो पिछले विधानसभा में आपने कर लिया था, आधी रात को शायद 50 सीटों पर फैसले बदल गए थे, जो चुनाव आयोग की साइट पर जीते हुए थे राजद के प्रत्याशी, उनको हारा हुआ दिखा दिया गया था। तो तेजस्वी यादव और उनके कार्यकर्ताओं ने भी चेतावनी दे दी है कि इस बार हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। तो चुनाव आयोग समझ चुका है कि इस बार अगर गड़बड़ हुई तो हिंसा भी हो सकती है। यद्यपि मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि ये सब नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, पर इसकी पहली शर्त तो ये है ना कि जो चुनाव में लगी हुई मशीनरी है, आयोग से लेकर जिला प्रशासन तक के लोग, रिटर्निंग ऑफिसर, एआरओ, वे सब अपनी भूमिका ठीक से अदा करें, ठीक से काम करें, ईमानदारी से काम करें। सहमत हूं। वोटों की गिनती में ईमानदारी बरती जाए तो कोई को भी, किसी को भी उपद्रव करने का अवसर क्यों मिले? कोई क्यों इतना उत्तेजित हो कि मतगणना केंद्र पर कोई हिंसा होने लगे? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मैं भी और आप भी, हम आपके अपने चैनल के जरिए अपील करना चाहेंगे, सब शांतिपूर्वक मतगणना को संपन्न कराएं, जो फैसला हो उसे स्वीकार करें। अगर कहीं गड़बड़ी है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनाएं, शिकायत करें, मतदान को रुकवाएं, जो भी तरीका होता है उस समय तत्काल एप्लीकेशन दें, रिकाउंटिंग की मांग करें, वीवीपैट में मिलान करवाएं, जो कर सकते हैं नियमानुसार वो करें। जी प्रज्ञा। सर, चुनाव आयोग की शायरी पर क्या कहेंगे? इसी साहब राजीव जी बड़ी शायरियां, उनको मुझे लगता है शायरियों का बड़ा शौक है। हालांकि बड़े गंभीर मसले पर शायरी देकर वो चले गए, लेकिन उनकी जिस तरह की शायरी है, मुझे नहीं लगता ढेला भर भी कोई अगर शायरी पसंद व्यक्ति होगा या जो शायरी करता होगा उसे ढेला भर भी समझ आएगी या पसंद आएगी। लेकिन मैं आपसे जरूर चाहूंगी सर, एक शायरी इसी की भूमिका पर, एक व्यंग तो आपको भी करना चाहिए।
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, हमारे सार्वजनिक जीवन में शेरो व शायरी, कविताएँ, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, कहावतें, ये सब शामिल रहना चाहिए, संसद से लेकर सड़क तक। कार्यक्रमों में, डिबेट्स में आपने देखा है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ हर डिबेट में एक आध शेर सुनाता ही हूँ। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है। ये बात सही है कि राजीव कुमार के जो शेर होते हैं, वो सस्ती तुकबंदी होते हैं। उसमें रदीफ काफ़िये का कोई अता-पता नहीं होता, एक मीटर होता है शायरी का, उसका कोई अता-पता नहीं होता। चलिए, हमें उतना भी मंज़ूर है कि आप शायरी सुना दीजिए, लेकिन कम से कम सवालों के सही उत्तर तो दीजिए। आप बिल्कुल। शेरो-शायरी की आड़ में अपने धतकर्मों को छुपाने की कोशिश नहीं कर सकते। तो मज़ेदार बात ये भी है प्रज्ञा जी, आज मैंने सुबह सुबह उठते ही पहला ट्वीट जो किया था, उसमें मैंने लिखा था कि आज 12:30 बजे केंचुआ शेरो-शायरी सुनाएगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिखा था और आप देखिए मेरा कहा हुआ सही साबित हो गया। मैं पूरे समय इंतज़ार कर रहा था ये शेर सुनाते हैं कि नहीं, वरना मेरा कहा गलत साबित हो जाएगा। कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग आज जिन तेवरों के साथ था, उसके लिए मैं भी एक शेर सुना देता हूँ, राजीव कुमार जी तक हुँ, पहुँचे। हुँ। दामन पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट, खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो। दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। तो क्या चुनाव बात है! आयोग ऐसी ऐसी करामात कर रहा है कि उसके दामन पर उसे ऐसा लगता है कोई छींटा नहीं है, उसके खंजर पे कोई हुँ, दाग नहीं है, लेकिन इस देश के लोगों के मन से चुनाव आयोग उतर चुका है। लोगों का हुँ, भरोसा उस पर ऐसे टूटा है और ये अच्छी बात नहीं। हमें बिल्कुल। किसी सर पार्टी, किसी राजनीतिक हुँ, दल से कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन हुँ। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव आयोग का होना ज़रूरी है। जी। सर, चुनाव से रिजल्ट से ठीक 1 रात पहले हम आज बैठे हुए हैं। आपका आज का आकलन क्या है, वो भी मैं समझना चाहूँगी? देखिए, मैं सीधे गणित की बात नहीं करता हूँ, संख्या नहीं खोलूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर मानता हूँ, एग्ज़िट पोल के नतीजे गलत साबित होंगे। नतीजा इसके बिल्कुल उलट होगा और यूँ मान लीजिए कि सोनिया गांधी ने आज जो कहा है, हुँ, करुणानिधि के जन्म शताब्दी समारोह में, कि नतीजे एग्ज़िट पोल से उल्टे आएँगे, ऐसा उन्होंने कहा है। हुँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। जो हम लोगों ने फील्ड में देखा था, आपने भी पूरे देश में घूमा, लोगों से बात की, बिल्कुल। मतदाताओं से बात की। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग गलत साबित हों। हर बार ऐसा नहीं हो सकता कि सत्ता का समर्थक तंत्र ही सही साबित हो। ठीक है, हम लोग विधानसभा चुनाव में गलत साबित हुए थे। उसके जो भी कारण हो, अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि क्या हम लोग सचमुच लोगों की भाषा को नहीं समझ पाए? क्या मतदाता सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में बात करने लगा है, जो हम नहीं पढ़ पाते? और ये मुख्यधारा का मीडिया और सरकार समर्थित तंत्र पूरा है, वो हुँ, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को समझ लेता है, पढ़ लेता है। हुँ। ऐसा हर बार नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है, परिणाम बहुत चौंकाने वाले आने वाले हैं। सर, आखिर में इस 2024 के चुनाव को आपने कैसे देखा? पहले चरण से लेकर ये 7वां चरण हमने देखा, चुनाव आयोग की भूमिका को देखा, गोदी मीडिया की भूमिका को देखा, तमाम सर्वे करने वालों को देख लिया। आप मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अंततः सार क्या है? ये चुनाव क्या बाकी सब चुनावों से अलग था कि नहीं था? बिल्कुल, ये चुनाव हर चुनाव से अलग था। हुँ, हम और आपने बहुत सारे चुनाव देखे। ये चुनाव इस देश की उस धारा को स्थापित करने का काम करेगा, जिसमें ये तय होगा कि उसको हिंदू-मुस्लिम घृणा चाहिए, नफ़रत की राजनीति चाहिए, झूठ की राजनीति चाहिए, अफ़वाह फैलाने वालों का साथ चाहिए कि हाथ में देश की बागडोर चाहिए, या उन लोगों के का साथ चाहिए जो जनता की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हुँ, हैं। ये चुनाव इस नाते बिल्कुल अलग होगा और ये चुनाव इस नाते भी याद रखा जाएगा कि देश का महानायक, देश का शिखर पुरुष, देश का मुखिया अपने पतन की पराकाष्ठा तक उतरकर भी चुनाव में जा सकता है। ये देश ने पहली बार देखा और ऐसा सब करके भी अगर वो व्यक्ति चुनाव नहीं जीतता, वो पार्टी चुनाव नहीं जीतती, तो ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि इस देश के आम लोग, साधारण भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी वो चीज़ पसंद नहीं करते जो मोदी करना चाहते हैं। इस देश के लोग मोहब्बत की दुकान पर जाएँगे, अगर उन्हें वही चाहिए तो। बाकी जनता हुँ। की मर्ज़ी है, उसे जो चाहिए उस लास्ट दुकान पर जाए। आपका अनुमान आखिर में क्या है? एग्ज़िट पोल गलत साबित होंगे या नहीं साबित होंगे? 100% 100% मुझे ऐसा 100%। लगता है।
एग्जिट पोल गलत साबित हो। बिल्कुल ये आंकड़े तो किसी सूरत में आने वाले नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश पाठक सर, आपने समय दिया। आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव के बाद और रिजल्ट से ठीक एक रात पहले हम ये जान रहे थे कि डॉक्टर राकेश पाठक जी का आकलन क्या है। उन्होंने बड़े विस्तार से हमें बताया कि आखिर क्या होने जा रहा है, और उन्होंने साफ कह दिया कि जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो तो रिजल्ट में बिल्कुल दिखने नहीं वाले हैं। फिर मिलेंगे एक नई चर्चा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।